यस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे जॉन टिलर डिस्टॉर्शन के ऊपर, ठीक है। जॉन टिलर डिस्टॉर्शंस, ये कोलिशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जॉन टिलर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का बच्चों क्या है? चेंज। डिस्टॉर्शन क्या है? चेंज। अब वो चेंज यहाँ पे जो मिलता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको ना एक बार बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ, समझना। तो जॉन टिलर जो इफेक्ट है, दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन ऑफ ए लॉन ऑफ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स पहले से ही लीनियर है ना, तो उसके साथ तो कुछ करेगा नहीं डिस्टॉर्शन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई इलॉन्गेशन नहीं, कहीं पे आपका बॉन्ड लेंथ छोटा नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा नहीं होगा। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ ही आपको ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। जो चेंज है ना वो बच्चों बॉन्ड लेंथ के साथ है, समझना ध्यान से। जो चेंज होगा वो आपका बॉन्ड लेंथ के साथ देखने को मिलता है। कहीं स्टेबिलिटी गेन इंक्रीज मेंटेन करने के लिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कहीं आपका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब आपका डिस्टॉर्शन होगा तो डिस्टॉर्शन होने पे क्या होगा कि एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स है, तो उस मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी? आपकी डिस्टर्ब होगी। तो बोल सकते हैं कि सिमेट्री आपकी यहाँ पे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। और रिड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी क्या होगी? अरे मैंने पहले बोला था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डिस्टॉर्शन होगा, ऐसा पाया गया, ऐसा जॉन क्लेरन ने देखा। तो एनर्जी बच्चों क्या होगी? वो भी आपकी डिक्रीज होगी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जो डिस्टॉर्शन होगा वो बच्चों बिल्कुल जनरली आपको देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, जो प्लीज ध्यान देना, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं टेट्राहेड्रल, और बच्चों आपका स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डोनर डिस्टॉर्शन देखा गया वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के स्पीसीज के साथ देखा गया, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ देखा गया। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? बिल्कुल सही। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो आपके शॉर्टर होंगे, लॉन्गर हो सकते हैं, इसके कंपेरिजन इक्वेटोरियल बॉन्ड के प्रेजेंट में। तो जॉन रे डिस्टॉर्शन बच्चों यही बोलता है कि टू एक्सियल बॉन्ड कैन बी, मैं कैन बी यूज कर रहा हूं, ठीक है, कैन बी शॉर्टर, ठीक है, लॉन्गर और लॉन्गर किसके कंपेरिजन में? देन दोज ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपेरिजन में जो इसके एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल वो आपके शॉर्टर भी हो सकते हैं और बच्चों लॉन्गर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्यों होगा बताऊंगा मैं भी आपको, देखते हैं। तो जॉन टिलर डिस्टॉर्शन के अंदर पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक्सियल एलोंगेशन क्या है, ठीक है, और दूसरा बताऊंगा मैं यहाँ पे आपका कि जो आपका इक्वेटोरियल एलोंगेशन क्या है। दोनों चीजों पे फोकस करेंगे। तो पहले ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे रेगुलर स्ट्रक्चर क्या है। तो रेगुलर स्ट्रक्चर जो मान लेते हैं हम लोग ऐसा है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये मेटल हो गया, ये आपके यहाँ पे लिगेंड हो गए इस तरीके से, ठीक। कितने लिगेंड होंगे बच्चों? 6, 1 2 3 हो गए 6 लिगेंड। दिस इज बेसिकली दी रेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इस रेगुलर स्ट्रक्चर में दो टाइप के चेंज हम बना सकते हैं। एक चेंज बच्चों ये बना सकते हैं कि इसमें जो हम एक्शियल की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ये वाला तो एक्शियल है, ये भी एक्शियल है, यही आपके बॉन्ड छोटे होंगे, यही बॉन्ड आपके बढ़ेंगे। ये तो बॉन्ड इंक्रीज होगा या बॉन्ड छोटा होगा, इधर से ये बॉन्ड है तो छोटा होगा या फिर बॉन्ड इंक्रीज करेगा। तो इसी में ही चेंज मिलेगा। तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर जेड एक्सिस के अंदर अगर कंपेयर आपका यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो जेड एक्सिस कौन सा है? जो एक्सियल को अपन बात कर रहे हैं, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड का मतलब जेड एक्सिस, ये एक्स ले लेते हैं, इसको बाई ले लेते हैं, यहाँ पे जेड एक्सिस है, उसमें चेंज होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है तो बॉन्ड छोटे हो जाएंगे,
तो इसमें ये बिल्कुल पाया गया कि बॉन्ड छोटे भी हो रहे हैं और बॉन्ड आपके बड़े भी हो रहे हैं। तो बॉन्ड छोटा होगा तो लिगेंड तो आपके इक्विटोरियल वाले तो एज इट इज प्रेजेंट होंगे, ये सब इक्विटोरियल वाले हैं, है ना। और जो अब ये जो आपका एल यहाँ पे था वो श्रिंक होके यहाँ पे आ जाएगा, देख लो ये भी श्रिंक होके इतना हो जाएगा। अब ये तो पहला केस हुआ कि अगर जेड एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन होता है, अगर जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपका एलोंगेशन हो, क्या होता है एलोंगेशन, तो एलोंगेशन होने पे बॉन्ड आपका बढ़ जाएगा, जो बॉन्ड रेगुलर है। तो यहाँ पे मेटल एटम, यहाँ पे लिगेंड 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 लिगेंड, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से एलोंगेट हो गया, बॉन्ड लेंथ आपके यहाँ से क्या हुई इंक्रीज। तो ये बिल्कुल समझ में आया कि भाई जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड आपका जो एक्चुअल बॉन्ड है वो छोटे हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, बिकॉज टू डिफाइन द स्टेबिलिटी। तो ये बॉन्ड का छोटा होना, बॉन्ड का बड़ा होना जेड एक्सिस के जो अलोंग है एक्चुअल बॉन्ड का, यही बच्चों देखा गया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यही पार्ट है आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और ये होता क्यों है, बिकॉज टू डिफाइन द स्टेबिलिटी। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लेते हैं डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। तो डी सबसेल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कौन सी डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन है जो जॉन टेलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये बच्चों दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है आपका सिमेट्रिकल जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और सेकंड होता है आपका अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये दो टाइप के डिस्टॉर्शन आपको मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि जो जेटीडी है ना वो एक्चुअली सिमेट्रिकल के साथ वर्क नहीं करती है, और जो जेटीडी अनसिमेट्रिकल होगा है ना डीसेल उसके साथ वर्क करेगी, सिमेट्रिकल के साथ वर्क नहीं करेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल को हम लोग कैसे बोले कि भाई सिमेट्रिकल का मतलब वो है कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फिर आपका फुली। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जेटीडी कभी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज वहां पे मॉलिक्यूल रेगुलर होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही एलोंगेशन होगा, ना ही बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी होगी। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल है जीटीडी वाले, जो अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होंगे आपके डी सबसेल के, उनके साथ जीटीडी आपको पूरी तरीके से दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, पॉसिबिलिटीज होंगी। क्योंकि वहां पे जो पॉसिबिलिटीज किसकी होंगी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कुछ इस तरीके से एक्वायर हो जाए, कुछ अलग तरीके से एक्वायर हो जाए, उस पर बात करते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल्स लिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। एनर्जीज की बात करें तो ऊपर आपका इजी, ठीक है, हाई एनर्जी T2G आपका लोअर एनर्जी, ठीक है, ये आपका T2G। समझना बच्चों ध्यान से, है ना, इनकी एनर्जी आपकी लो है, T2G की एनर्जी लो है, इनकी एनर्जी हाई है। ये जो बीच का डिफरेंस है ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेटिंग एनर्जी को डिफाइन करता है। पूरी बात समझ में आ रही है, बहुत सही। अब देखना है यहाँ पे कि भाई कौन कौन से कन्फ्यूजन आ सकते हैं। एक तो आपका देखो, मैं पहले बात करता हूँ कि जेटीडी कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। एक तो D3 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D8 हो गया, D10 हो गया। इनके साथ इन कन्फिग्रेशन के साथ कभी भी जीटीडी को अप्लाई मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा गिवन कन्फिग्रेशन ऐसा जहां जीटीडी अप्लाई नहीं होगी, तो D3 है, D5 है, D6 है, D8 है, D10, ऐसा क्यों। तो समझते हैं, D3 की बात करते हैं पहले। D3 में क्या होगा, देखो 1 2 3 छोड़ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें। देखो ऊपर तो आपका इजी जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं, अनफिल्ड है। नीचे वाला हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड है तो मतलब सिमेट्रिकल है, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, रिलीज कर दो, बिल्कुल सही। D3 पे वर्क नहीं करेगा भाई, हाफ फील्ड है, सिमेट्रिकल है, ठीक, नहीं अप्लाई होगा। सेकंड चेक करो, D5, 1 2 3 4 और एक 5। EG भी हाफ फील्ड है, T2G हाफ फील्ड है, तो मतलब ये भी हाफ फील्ड, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो T5 के ऊपर भी कभी भी आपका GTD अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, D6 के बारे में बात करते हैं, चेक करें। 1 2 3 4 5 एंड 6 आप देख सकते हो। तो D6 के साथ भी सिमेट्री, मतलब मैं कि मेरी बात समझो कि ऊपर भी अगर स्टेबल है या नीचे भी स्टेबल है, या हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, ऊपर वाला भी अनफिल्ड है कोई मतलब, नीचे वाला फुली फील्ड है, तो D6 के साथ भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। पॉसिबिलिटीज की ही हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करें D8 को लेके, तो D8 में क्या हो सकता है, देखो 1 2 3
4 5 6 7 8, देख लो ऊपर वाला हाफ फील्ड है, नीचे वाला फुल्ली फील्ड है, तो कभी अप्लाई नहीं किया जाएगा जीटीडी यहाँ पे, बिकॉज इट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल केस। अच्छा इसके बाद D10 पे, D10 तो पहले से आपका कैसा दिख रहा है, फुली फील्ड, तो फुली फील्ड वाले केस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो पहले से ही सिमेट्रिकल है, इसलिए D3 D5 D6 D8 D10 पे हम जीटीडी कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर दी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल, है ना, यहीं से क्वेश्चन आया था नीट के अंदर प्रीवियस ईयर में। तो जो अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपका D1 आता है, नेक्स्ट D2 आएगा, D4 जो बचे हुए थे D7 और D9, समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे जीटीडी बच्चों जो होगा ना, जॉन टेलर थ्योरम डिस्टॉर्शन पूरा अप्लाई किया जाएगा, समझो ध्यान से। ये हो गया आपका, इस पर लोअर एनर्जी एंड हाई एनर्जी कर लो, ठीक है, इजी एन T2G। चलो करें बच्चों फिलिंग। D1, D1 में मैंने 1 फिल कर दिया, अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, बिल्कुल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। D2 की बात करेंगे, D2 देखो तो ये भी आपके इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2, तो ये भी आपका कैसा है, ना हाफ फील्ड ना फुली फील्ड ना अनफील्ड है, बिल्कुल अप्लाई। D4 करके देखो जरा, तो D4 पे भी अप्लाई होगी, देखो यहाँ से 1 2 3 4, आप ऐसा कर लो ना, तो ऊपर वाला अनफील्ड, नीचे वाला तो हाफ फील्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, या फिर आप ऐसा भी करके देख लो, केवल इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिल कर दो, तो भी कैसा है, ऊपर वाला कैसा है, आप बोलोगे सर ऊपर वाला हाफ फील्ड है, नहीं हाफ फील्ड नहीं है, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कितने, 4, अभी एक ही है, तो नीचे वाला कैसा है, नीचे वाला हाफ फील्ड, ऊपर वाला अनफील्ड है, तो मतलब ये अप्लाइड नहीं होगा भाई, नीचे वाला अगर हाफ फील्ड है, ऊपर वाला अनफील्ड होना चाहिए था, तो अप्लाई होता, तो सिमेट्रिकल मिलती है, तो अनसिमेट्रिकल है, तो बिल्कुल D4 पे भी अप्लाई होगा। इसके बाद बात करते हैं D7, ये पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूँ। D7 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ मुझे, ऊपर वाला हाफ फील्ड है, बिल्कुल सही है, नीचे वाला क्या हाफ फील्ड है, नहीं, ना अनफील्ड है ना फुली फील्ड है, तो दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल, तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। D7 को ना हम ऐसे भी बना के देख सकते हैं, D7 1 2 3 4 5 6 और एक 7, भाई नीचे वाला तो फुली, ऊपर वाला अनफील्ड है, तो टोटली कैसा हुआ, टोटल तो आपका यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ही हो गया, D7 पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी हाँ अप्लाई करेंगे जीटीडी। और D9 की बात करते हैं तो D9 तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक 9, ठीक है, तो नीचे वाला कैसा है, फुली फील्ड, ऊपर वाला आपका अनफील्ड है, तो इसके ऊपर आपका जो जीटीडी होगा वो आपका पूरी तरीके से अप्लाई, बात समझ में आ गई। जितने भी हमारे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होंगे उस पर जीटीडी अप्लाई होगा, जिसमें सीधा क्वेश्चन इसी पे आया था जो मैं अभी बता रहा हूँ आपका, D1 D2 D4 D7 D9, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद जो T2G जो आपकी अनसिमेट्रिकल थे, तो T2G में अनसिमेट्रिकल कौन कौन से दिखते हैं, यस, तो T2G जो अनसिमेट्रिकल वाले केस है, ठीक है, तो उसमें कौन से, क्यों D1 वाला केस, भाई नीचे वाले केस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल है, D1 हो सकता है, नेक्स्ट D2 होगा और आपका D4 होगा, देख लो, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो नीचे रिफाइन हो सकता है T2G में, 2 होंगे तो नीचे रिफाइन, 4 तो वो भी नीचे रिफाइन, तो इसलिए D1 D2 D4 ये T2G आपके अनसिमेट्रिकल वाले केस है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो यहाँ पे जो JTD होता है ना इन तीनों केस में, बिकॉज इसकी एनर्जी कैसी है, आपकी T2G की एनर्जी कैसी है, लोअर एनर्जी है, अगर इसकी एनर्जी लो है तो यहाँ पे JTD ना बहुत निग्लिजिबल होता है, जो जीटीडी होता है मतलब वो निग्लिजिबल होता है, उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मतलब D1 हो गया, D2 हो गया और D4 हो गया, इस पे आपका जो जीटीडी है वो डोमिनेट नहीं करता, डोमिनेट करता है D7 और D9 के साथ, ठीक है, तो D7 D9 के साथ डोमिनेट करता है, और जो लोअर एनर्जी वाले हैं उनके साथ ये क्या होता है, मतलब मेजरेबल होगा D7 D9 के साथ, ऊपर आपका मेजरेबल नहीं होता है, होता है बट बहुत ही निग्लिजिबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, यस यस। अब इसको हम लोग 3 डायमेंशनली बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक्सियल एलोंगेशन, तो एक्सियल एलोंगेशन के अंदर मैंने एम सेंट्रल मेटल लिया है, यहाँ पे एल लिगेंड है, ये लिगेंड है, डैश लिगेंड, यहाँ पे ये बेस लिगेंड डैश एंड आपका बेस, समझो ध्यान से,
इसके पास चार्ज मान लेते हैं बच्चों n प्लस है, ठीक। यहाँ पे ये एक्सियल है, ये आपकी इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये जो अंदर वाले होते हैं ना, ये आपके इक्वेटोरियल होते हैं, और जो बाहर ऊपर की तरफ दिख रहा है वो आपके एक्सियल होते हैं। तो पहले वाले केस में बात करूं मैं एक्सियल एलोंगेशन, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ए की वैल्यू अधिक होगी ई से, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। और यहीं पे अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल को लेकर, इक्वेटोरियल एलोंगेशन, एलोंगेशन का मतलब है इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ बढ़ना। तो एक्सियल एलोंगेशन के अंदर क्या होगा, तो देखो यहाँ से एम आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, डैश यहाँ पे लिगेंड, बेस यहाँ पे, डैश पे लिगेंड, ये एक्सियल बना लो यहाँ पे, ये एक्सियल। और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से डिफाइन करो तो इक्विटोरियल हो जाएंगे चारों के चारों, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं इक्विटोरियल एलोंगेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब पता है क्या है, कि ये जो डैश और बेस पे है इनकी बॉन्ड लेंथ ऊपर वाले की छोटी हो जाएगी। एक्चुअल में क्या था कि ये जो ए बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एलोंगेशन होगा इसके अराउंड होगा इस तरीके से, और इसका एलोंगेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा। समझ में आ गया। अगर ये वाली वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज होगी तो इक्वेटोरियल डिक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और जब यहाँ पे इक्वेटोरियल इंक्रीज करी तो एक्चुअल आपका श्रिंक कर जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ आपके यहाँ से श्रिंक करेंगे, ये बॉन्ड लेंथ आपका छोटा हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है। मतलब इसको बोल सकते हैं दिस इज कंप्रेस्ड, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ए लेस देन ई, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेस्ड। दिस इज कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये क्या होगा, इलोंगेटेड, दिस इज इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, यस। यस, अब समझते हैं बच्चों यहाँ पे हम कंप्रेशन ऑक्टाहेड्रल में, पहले समझते हैं D4 को लेकर, ठीक है। जब D4 की हम लोग फिलिंग कर रहे थे तो क्या सीन था, कुछ इस तरीके से था, 1 2 3, एक बचा हुआ 4 ऊपर, ठीक है। ऊपर आपका इजी, नीचे आपका T2, ऊपर के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है dx स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक जो बचा खाली ऑर्बिटल होगा वो डिपेंड करता है dz स्क्वायर। नीचे 3 होंगे, नीचे कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका dx वाई, लोअर एनर्जी का है, ये आपका dy z, और ये हो जाएगा dx z, ठीक है। तो जो हायर एनर्जी वाले कौन से हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले, और आपके dz स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम बात करें अगर इफ Eg1, ठीक है, Eg1 को समझते हैं तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर Eg1 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या रिपल्शन ज्यादा होगा, डेफिनेटली। Eg1 को डिफाइन करें तो dx स्क्वायर बाई आपको दिख रहा है, अरे बताओ क्या दिख रहा है, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर दिख रहा है। Eg1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, 1 में Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब dx स्क्वायर बाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ध्यान दो, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड suffer more repulsion and cause equatorial elongation, equatorial elongation। तो जो आपके ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो D4 में इजी में 1 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले तो हाफ फील्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई डिस्टोर्शन नहीं होने वाला, डिस्टोर्शन ऊपर से होगा, ना वो हाफ फील्ड है, ना फुली फील्ड है, ना अनफील्ड है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जो dx स्क्वायर बाई स्क्वायर में दिख रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, वहां पे रिपल्सन ज्यादा फील होगा, ठीक है, बिकॉज वो आपका अनपेयर्ड दिख रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स आपका ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, तो यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल एलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब समझ में आता है कि कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, हॉरिजॉन्टली आपका इंक्रीज, लेकिन वर्टिकली जो होगा ना वो डिक्रीज करेगा। ये बनेगा m, यहाँ पे l, ये l हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ तक l चला जाएगा, एक लिगेंड, यहाँ पे बेज, ठीक है, ये आपका बेज, और यहाँ पे डैश। तो इस तरीके से यहाँ पे एलोंगेशन हो जाए, कौन सा केस होता है D4, वहां पे हाई स्पिन होगा। क्लियर हो गया, यस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स, यस, तो अगर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दे रखे हैं तो भी हम निकाल पाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक हम स्ट्रक्चर को और समझते हैं थोड़ा, जैसे इस तरीके से, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है मैंने,
ऊपर आपको पता है हाई एनर्जी वाले मिलने वाले हैं, इजी। तो ये आपका पहला अभी कौन सा हो गया, बताया था अभी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सेकेंड वाला केस क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। डी नाइन को समझते हैं, डी नाइन को भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे 9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर देखो तो नीचे कैसा दिख रहा है, ये आपका जो T2G वाला सेक्शन है, इसमें तीन ऑल्टरनेट एक्स डी एक्स वाई डी बाई जेड डी एक्स जेड। ये तो आपका हमें फुली फिल्ड है, अगर फुली फिल्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। डिस्टोर्शन होगा ऊपर से भी, को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना वो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। तो इस केस में जब ओवरलैपिंग की बात करी जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये मिलेगा, डी एक्स वाई की एनर्जी अधिक हो जाएगी, और यहाँ पे जो डी जेड स्क्वायर है इसकी एनर्जी इससे डिक्रीज करती है, ये प्रैक्टिकली है। और यहाँ पे आपको मिलेगा डी बाई जेड, और आपको ये डी बाई जेड के अलावा मिलेगा आपको डी एक्स जेड। दो ऑर्बिटल्स आपको नीचे सबसे लोअर एनर्जी का ट्रेंड आता है आपकी डी नाइन को लेके, तो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है। क्वेश्चन एडवांस में भी आ सकता है, आपके नीट वगैरह में भी क्वेश्चन डिस्कस हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी का पैटर्न, ठीक है, डी नाइन को लेके। और सबसे हाई एनर्जी आपको मिलेगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, पेयरिंग हो गई, जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मूवमेंट करेगा, यहाँ भी जाएगा, ये इधर भी शिफ्ट करेगा, रोटेट करता रहेगा, जिसकी वजह से एक्स और यहाँ पे दो एक्सिस, तो दो एक्सेस होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम हो जाती है। डी जेड स्क्वायर यहाँ भी वन एक्स है तो ये नीचे आ जाएगा, एक्स वाई है ना, प्लस लास्ट में बाई जेड और एक्स जेड, वहाँ पे रिपल्सन आपसे मिनिमम होगा, ऑलरेडी वहाँ पे स्टेबल थी इसलिए उसकी एनर्जी आपकी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये बात आपको, ये जो पैटर्न है, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो डी एक्स स्क्वायर बाई सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे कम डी एक्स वाई, फिर उससे कम डी जेड स्क्वायर, उससे कम डी बाई जेड, और डी एक्स जेड की एनर्जी अप्रोक्सीमेट आपकी इक्वल हो, ठीक। क्लियर कॉन्सेप्ट, यस। यस, जैसे बच्चों इसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यस, जैसे एक क्वेश्चन आता है, टेट्रा अमाइन, डबल एम है, ठीक है, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड, ठीक है। ये आपका बोला जाता है कि इट इज ए स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर है पर टेट्राहेड्रल नहीं है। ऐसा क्यों, तो देखें इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कॉपर, यहाँ पे अमोनिया आपका 4 होगा, और +2 चार्ज। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो अमोनिया 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। बट टेट्राहेड्रल के साथ बात करें तो हाइड्रेशन आपका sp3 होगा डेफिनेटली। यहाँ पे s आपका 4s होता है, p आपका 4p होता है, px py pz होते हैं पार्टिसिपेट। स्क्वायर प्लेनर के अंदर आपका होता है dsp2, जहाँ पे भी 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक d है, एक s है, 2 p है। जहाँ पे आपका यहाँ पे d आपका 3d होगा 4s, p आपका 4p होगा। तो कॉपर अगर यहाँ पे आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की, तो अमोनिया तो नहीं आपका यहाँ पे न्यूट्रल होगा, तो +2 आ जाएगा। तो कॉपर यहाँ पे +2 मिलेगा, जरा लिखते हैं कंट्रीब्यूशन, तो क्या होगा 4s0 और 3d5, देख लो ये वो कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d5 को आप लिख सकते हो इस तरीके से, यस, 1 2 3 4 5 हो गया 3d5, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि जब हम कॉपर +2 की बात कर रहे हैं, तो 4s और 4p ये दोनों तो आपके यहाँ पे 0, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे ही नहीं, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ से अमोनिया आएंगे, तो अमोनिया आपको कैसे दिखता है भाई, वो तो नाइट्रोजन वाला है, उसका डोनर साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या होता है कि इस कंपाउंड्स के अंदर जीटीटी वर्क करता है, जॉन टिलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। D5 दिख रहा है, आप बोलोगे सर D5 तो हमारा स्टेबल होता है, ठीक है, D5 इज स्टेबल, कोई इशू नहीं है, हाफ फील्ड होगा, ठीक है। नीचे 1 2 3 है ना, ऊपर 4 5 हाफ फील्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो क्या होगा, 4 तो आपके पेयर्ड हो जाएंगे, एक बचेगा, जो एक बचेगा उसकी वजह से रिपल्सन होगा, डिस्टोर्शन होगा, जो डिस्टोर्शन होगा ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल मतलब टेट्राहेड्रल, सिमेट्रिकल मतलब टेट्राहेड्रल, तो सिमेट्रिकल ना होके आपका स्क्वायर प्लेनर में जाए,
ठीक है, अभी बहुत सारे अरेंजमेंट मिलेंगे और इसका जो एलोंगेशन होगा वो आपका एक्सेल एलोंगेशन, कौन सा होगा, एक्सेल एलोंगेशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।